मेरा ये इंटरव्यू देखने के बाद कुछ लोग कहेंगे कि अरे भैया वो वाली बाकी रह गई 1 साल 2 साल, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि बाकी कुछ भी हमारी तरफ से कुछ भी बाकी नहीं है। ब्लॉक प्रमुख के लिए भी दावेदारी फिर से प्रस्तुत करेंगे? स्वाभाविक सी बात है, जो अपना है उसके लिए तो दावेदारी होगी ही होगी। क्या मोनू को भविष्य में किसी राजनीतिक चुनाव में या रोल में देखा जा सकता है? टाइम विल टेल। तो राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतने साल विधायक रहने के बाद एक तो वो डिज़र्व करते हैं। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि वो मिनिस्टर बने, उनको बनना भी चाहिए था। नए स्टूडियो में आज हम एक नया मेहमान लेकर आए हैं, वैभव सिंह उर्फ मोनू। वैभव सिंह मोनू को आप जानते हैं, कटरा बाजार के युवा भाजपा नेता हैं। आप बावन सिंह विधायक जी के पुत्र हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन पे आता हूँ, बात पे आता हूँ। मोनू, हमने ये एक नया स्टूडियो सेटअप बनाया है और जैसा कि हमने आपको एक टूर भी कराया अपने स्टूडियो का। हाउ डू यू फील अबाउट दिस? देवी पाटन मंडल में अपनी तरह का पहला सेटअप है, योर व्यूज़ ऑन दिस? सबसे पहले तो गोंडा पोस्ट और उसके दर्शकों को 1 लाख व्यूअर्स पूरे होने के लिए आप सभी, आपकी पूरी टीम को और आपकी पूरी टीम के साथ साथ गोंडा पोस्ट के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जैसा कि इस नए सेटअप की बात की जाए तो मुझे लगता है अपनी तरह का ये देवी पाटन मंडल में इकलौता और सबसे शानदार सेटअप आपने गोंडा पोस्ट की टीम ने बनाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ओके मोनू, चूँकि बात गोंडा पोस्ट की है, गोंडा की है, तो छोटी सी कॉन्वर्जेशन करेंगे अबाउट योर विजन फॉर गोंडा, ख़ास तौर पे कटरा बाज़ार या गोंडा के बारे में। अगर मैं आपके विजन की बात करूं, ज्योग्राफी के हिसाब से पॉलिसी चेंज होती है जी। यहाँ पे आपको क्या लगता है कि भविष्य का गोंडा कैसा होना चाहिए? भविष्य के गोंडा के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के दिमाग में भी हैं, उस पर प्रयास भी चल रहा है। सबसे पहले तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें पिछले 7-8 सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो आपने खुद भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि आमूल चूल परिवर्तन हुए। रोड कनेक्टिविटी में मुझे लगता है कि इस टाइम पे कोने कोने तक सरकार के द्वारा वाइडनिंग स्ट्रेंथनिंग का काम किया गया। जहाँ पे ग्रामीण रोडें हैं वहाँ पे भी लगातार रोडों का निर्माण किया जा रहा है। कुछ एरिया ही बचे होंगे जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी अभी नहीं हो पाएगी, और जो बचे हैं वो भी मुझे लगता है 1 साल 6 महीने के अंदर पूरी तरीके से जुड़ जाएंगे। दूसरी बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे लिए है, चिकित्सा और शिक्षा। चिकित्सा पे मेरा खुद का एक विज़न है कि यहाँ पे एक इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर का रिक्वायरमेंट है। मेडिकल कॉलेज चूँकि हमारे ज़िले में आ चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लखनऊ की जैसी ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। कई बार एक्सीडेंट होते हैं और जो टाइम ड्यूरेशन गोंडा से लखनऊ ट्रैवल करने में लगता है, उसकी वजह से कई बार हम जान नहीं बचा पाते हैं। तो मेरे मन में ये बात हमेशा खटकती है और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई सेटअप गोंडा में हम लोग तैयार कर पाए तो कई सैकड़ों हज़ारों जानें हम बचा सकेंगे। और बाकी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, मेडिकल कॉलेज आ रहा है, तो चिकित्सा की व्यवस्था निश्चित ही बेहतर होने जा रही है गोंडा में। और रह गई शिक्षा की बात, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स, इन कुछ चीज़ों की कमियां हैं, तो उस पर भी संभवतः नंदिनी नगर में कुछ सुविधाएं ऐसी हैं, लेकिन हमारे इस तरफ की अगर ज्योग्राफिकल उसकी बात करते हैं आप तो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी खुल गया। हाँ, खुल गया, लेकिन अभी अगर आप कर्नलगंज से गोंडा तक के बीच की बात करें हम, तो लैक कर रहे हैं हम इन चीज़ों में। खास तौर पे कटरा बाजार के लिए तो स्पेशली मैं अपनी विधानसभा के लिए बात करूंगा कि पापा भी, माननीय विधायक जी भी इसके लिए प्रयासरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने इसके लिए डिमांड भी की है। और चिकित्सा से ही रिलेटेड एक आर नगर में CHC हुआ करती थी, सपा सरकार में उसको शिफ्ट कर दिया गया और अभी लगातार उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी से उस पर अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है। तो बहुत जल्दी ही मुझे ये भरोसा है कि आर नगर में जो CHC पुरानी जगह पे थी, तो एक नई CHC का सेटअप वहाँ पे भी जल्दी सरकार के द्वारा किया जाएगा। एक आपने बात कही कि थोड़ी कुछ सड़कें बची हुई हैं। जी, बहुत ही अब ढूंढनी पड़ती हैं हमको खुद भी कि कहाँ रह गया है, और प्रयास है कि कुछ तो अभी मेरा ये इंटरव्यू देखने के बाद कुछ लोग कहेंगे कि अरे भैया वो वाली बाकी रह गई 1 साल 2 साल, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि बाकी कुछ भी हमारी तरफ से कुछ भी बाकी नहीं है। हमने ऑलरेडी शासन पे उन चीज़ों का प्रस्ताव भेज के और उसका एस्टिमेट बनवा के सब कुछ फाइनल किया हुआ है। बजट मिलने की देर है,
बजट मिलते ही, उन रोडों की स्वीकृति आते ही उस पर भी काम शुरू होगा। और मुझे नहीं लगता कि जितने प्रस्ताव हमने दिए हैं उसके बाद कुछ भी बाकी है। एक रोड में मैं आपको बताऊंगा कि कटरा विधानसभा में चारों तरफ सड़क बन गई है, जी। एक रोड अभी पेंडिंग है और वो है आपके घर को जाने वाली रोड। बिल्कुल, इस पे भी मैं आपको बताना चाहूँगा। करीब 2012 में जब पापा तीसरी बार विधायक बने तो सपा की सरकार थी, तो उस टाइम पे प्रयास किए गए, लेकिन वो रोड की स्वीकृति नहीं मिल पाई। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जब प्रस्ताव मांगे गए और रोडें बननी स्टार्ट हुई, तो पापा और मैंने बात किया कि पापा गद्दौपुर और चौरी की रोड सबसे आखिर में बनवाएंगे, पहले पूरे विधानसभा में सबको सुगम रास्ता मुहैया कराएंगे, रोड बनवा के देंगे, उसके बाद अपनी रोड बनवाएंगे। नहीं लोग कहेंगे लो विधायक जी पहले अपन रोड बनवाए, लेकिन इसलिए वो अभी पेंडिंग है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा दिन के लिए पेंडिंग नहीं रहेगा। ओके, तो वो इसलिए पेंडिंग है क्योंकि विधायक जी बाकी पहले कंप्लीट हाँ, करवाएंगे। क्योंकि हमारे लिए कटरा बाज़ार में जितने भी गांव हैं सब हमारे खुद के गांव हैं। सिर्फ गद्दौपुर हम रहते ज़रूर हैं, लेकिन हमारे लिए सब हर गांव गद्दौपुर जैसा ही है। तो हमारा ये प्रयास था कि बाकी हर जगह पहले हम रोडों का जाल बिछा दें, उसके बाद फिर हम अपने गांव में वो काम करेंगे। गांव के अंदर का काम ठीक ठाक पहले से ही था और हो चुका है। उसकी वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग का प्रस्ताव शासन पे है। अभी बालपुर कैथोला, और उसमें से हमको एक चूज़ करने का ऑप्शन मिला था पापा को, तो पापा ने कहा कि पहले बालपुर कैथोला हो जाए, इसको हम बाद में करवा लेते हैं। तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जल्दी ही उसकी भी स्वीकृति मिलेगी। ओके, और जब ये 100% रोड नेटवर्क कंप्लीशन हो जाएगा जी, लोगों को, हर व्यक्ति को कटरा विधानसभा में सड़क पर, सुगम सड़क पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। उसके बाद आपने कहा कि आपका फोकस मेडिकल पे रहेगा, मेडिकल पे एजुकेशन पे रहेगा, नहीं है, और उस पर प्रयास भी जारी हैं। लेकिन कई बार चीज़ें 1 बाय 1 करना थोड़ा सा बेहतर भी रहता है। तो रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, अब चिकित्सा और शिक्षा पे हमारा फोकस। कोई मेजर ब्रिजेस या पुल आपको लगता है कि अभी पेंडिंग है आपके विधानसभा? हाँ बिल्कुल हैं, 2 पुल हैं और रेलवे के ऊपर। एक तो हुजूरपुर को जाने वाले रास्ते पे, उस पर आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, और एक उसी से पास में ही कर्नलगंज से कटरा को जाने वाली। इन दोनों के लिए प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं, लगातार प्रयास चल रहा है। और जिस दिन मुझे लगता है कि इसकी स्वीकृति जल्दी आनी चाहिए, जिस दिन ही आ गए तो जाम से निजात मिल जाएगी। उसके अलावा ऐसा कोई और 2 बड़े पुल पिछले शासन में ही स्वीकृत करवाए जा चुके हैं, उनका निर्माण भी पूर्ण हो चुका है। कई छोटे पुलों का प्रस्ताव भी भेजा गया, जिसमें से कुछ की स्वीकृति हो गई, कुछ बन भी गए हैं। 3-4 पुल हैं छोटे, एक अंजनेवा नाला मलौना के पास, उसका भी प्रस्ताव शासन पे पेंडिंग है, और एक तिलका के पास डिप है, चंदवतपुर के पास है, एक परसा गौंडी में शिवशंकरपुरवा के पास। तो ये सब ऑलरेडी प्रस्तावित हैं, स्वीकृति मिलने की देर है। ओके, आपकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हल्दर महू हैं जी, पिताजी विधायक हैं कटरा बाजार से, 2 साल तकरीबन बचे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। जी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, इनके भी चुनाव नज़दीकी हैं, आने वाले हैं। किस तरह की तैयारी आपके परिवार में, खासतौर पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है? जी। परिवार के 2 सक्रिय राजनेता हैं, आप तीसरे सक्रिय राजनेता हैं, तो किस तरह की इस समय पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ फैमिली में और आपके क्षेत्र में चल रही है? पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो जब मैं छोटा था तो एक एग्ज़ाम्पल देके मैं इस बात को आपको बताना चाहूँगा कि पापा हमेशा कहते थे कि एग्ज़ाम की तैयारी, वो जो एग्ज़ाम से पहले छुट्टियां होती हैं उसमें नहीं होती है, साल भर आपको पढ़ाई करते रहना पड़ता है, जिससे उस टाइम पे आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है और चीज़ें आसानी से आपके हिसाब से होती हैं। तो वही पॉलिटिक्स के लिए भी मैं कहूँगा कि पापा का एक सूत्र है कि निरंतर 5 साल आप प्रयास करते रहें, जनता के बीच में बने रहें। जितना ज़्यादा आप जनता के बीच में समय देंगे, उसके सुख दुख में उसके साथ भागीदार बनेंगे और खड़े रहेंगे उनके साथ, उतना ही चुनाव में जनता आपको हाथों हाथ लेती है। और इसी का परिणाम है कि लगातार पापा को, माननीय विधायक जी को, हमारी कटरा बाज़ार की महान जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है और आगे भी उनका आशीर्वाद ऐसा ही हमको मिलता रहेगा, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। ब्लॉक प्रमुख के लिए भी दावेदारी फिर से प्रस्तुत करेंगे? स्वाभाविक सी बात है, जो अपना है उसके लिए तो दावेदारी होगी ही होगी। ओके, जिला पंचायती की तैयारी नहीं होगी? नहीं, जिला पंचायती का ना कोई ऐसा महत्वाकांक्षा है और ना ऐसी मुझे कोई ज़रूरत है। अपने लोग हैं जो जिला पंचायत लड़ना चाहते हैं, पार्टी जिनको तय करेगी उनके लिए लग के प्रचार प्रसार किया जाएगा, उनको जिताने का काम किया जाएगा।
बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं और अपेक्षा रखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि बावन सिंह जी कई बार के विधायक हैं तो उनको मंत्री पद मिलना चाहिए। जी, क्या ऐसा ख्वाब आप भी देखते हैं पिताजी के लिए? बिल्कुल देखते हैं। बहुत स्वाभाविक है। कौन सा पुत्र होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसके पिता को वो मुकाम हासिल हो। अब राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतने साल विधायक रहने के बाद एक तो वो डिज़र्व करते हैं, और जिस सिंप्लिसिटी से उन्होंने राजनीति को बढ़ाया और आज भी करते हैं, वो एक मेरे लिए आदर्श का काम करते हैं। और मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि वो मिनिस्टर बने, उनको बनना भी चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं बने, हो सकता है भविष्य में मौका मिले। पिताजी की ऐसी खूबी जो आप बिल्कुल डिट्टो अनुसरण करना चाहते हो कि लाइफ में मुझे ये ज़रूर बनना है? पेशेंस, उनका धैर्य मैं लेना चाहता हूँ कि वो कहाँ से इतना धैर्य लेके आते हैं। लोग उनके बारे में कहते हैं ठेठ, अगर मैं अपनी अवधी लैंग्वेज में बोलूँ, कि भैया विधायक जी तो बर्फ़ के सिल्ली मुड़ब लेके घर से निकलत हैं, उनको गुस्सा ही नहीं आता है। वो चीज़ मैं उनसे ज़रूर अनुसरण करना चाहता हूँ और करता भी हूँ, और समय के साथ खुद भी मैं इस मामले में थोड़ा परिपक्व हो रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे पता है कि इस सवाल का जवाब थोड़ा टफ हो सकता है। ऐसी चीज़ जो पिताजी से नहीं सीखना चाहते हैं? ऐसी चीज़, ऐसे तो मुझे कुछ नहीं आती थी। हाँ, मैं पंक्चुअलिटी की बात करूं कि, और वो भी उसके पीछे रीज़न है। पंक्चुअल होना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको टाइम कम होता है और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स पापा ने की कटरा विधानसभा में, तो उनकी लोकप्रियता भी इसीलिए है कि वो फिक्स करके अगर किसी को टाइम दे रहे हैं, तो अगर बीच में ही कोई मिल गया कि नहीं, विधायक जी निकले तहसील के काम के लिए, 10 लोग वहाँ बैठे हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और बीच में ही कोई मिल गया कि विधायक जी बहुत ज़रूरी है, थाना पर चले चलो, तो विधायक जी की गाड़ी थाने की तरफ चली जाती है और वहाँ पे बैठे हुए लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन अपने भी इसकी भी एक, ये भी मैं कहूँगा कि एक खासियत ही है, और लोकप्रियता इससे भी उनकी बढ़ती है, क्योंकि अचानक से अगर किसी को ज़रूरत पड़ गई तो उनको इस चीज़ का एहसास रहता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले इसको कर देते हैं, पहले इसकी मदद करते हैं। तो वो इसलिए पंक्चुअल नहीं हो पाते हैं, और अब उनकी आदत में आ गया है ये। ओके। कटरा बाज़ार की राजनीतिक चर्चाओं में अब मोनू का नाम बहुत लिया जाता है, और क्या मोनू को भविष्य में किसी राजनीतिक चुनाव में या रोल में देखा जा सकता है? टाइम विल टेल, ये तो भविष्य ही बताएगा। ओके। जी। थोड़ा राजनीति पे और चर्चा करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि सपा पार्टी द्वारा, और जो कि पीडीए का मूल मंत्र लेकर चलती है, ब्राह्मणवाद को हवा दी जा रही है, और दयाशंकर द्विवेदी के नाम से वो खेला जा रहा है। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, सपा का तो हमेशा का काम ही है। पहले तो मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हैं वो लोग, एक वर्ग विशेष की बात करते हैं, और फिर जातियों में बांटने का ही काम वो हमेशा करते आए हैं, कोशिश करते हैं। और पीडीए उडीए का तो उनका अभी 4-6 महीने के पहले का नारा है, ऐसा उनका ना कोई एजेंडा था, और वो सिर्फ एक प्रोपागेंडा था, और उसकी हवा धीरे धीरे समय के साथ निकल रही है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जातियों में अब भारत का आम नागरिक, खास करके हिंदू, नहीं बंटने वाला है। उसने अपनी ताकत को पहचान लिया है, और वो मजबूती के साथ संपूर्ण हिंदू जनमानस अपनी ताकत को पहचानते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके पक्ष में खड़ा हुआ है, और ऐसे ही वो निरंतर उनका साथ और सहयोग हम सबको मिलता रहेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। कहीं ना कहीं सपा द्वारा प्रोजेक्ट किया जाता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एंटी ब्राह्मण है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की नीतियां एंटी ब्राह्मण हैं? हास्यास्पद है ये अपने आप में, इस बारे में कोई बात ही करना हास्यास्पद है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि वो संपूर्ण हिंदू जनमानस के लिए एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा विचार रखते हैं, एक जैसा प्रयास करते हैं। चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो अगड़ा हो, अगड़े में भी कई जातियाँ, कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य। लेकिन मेरा अपना ये मानना है, और मेरा ही नहीं, जनता को दिखता है ये, कि वो पूरे हिंदू समाज की बात करते हैं, एक तरफा बात करते हैं, एकजुट रहने की बात करते हैं, और लगातार प्रयास उनका ही रहता है। और आप अगर देखेंगे तो कैबिनेट से लेके और मुख्य सचिव तक ब्राह्मण भी हैं, और अच्छे बड़े पदों पे हैं,
और ये सब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। जब कुछ नहीं होता है समाजवादी पार्टी के लोगों के पास बात करने के लिए, तो वो फिर जातियों की बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका और एजेंडा तो चल नहीं रहा है। तो कुछ क्यों ना जातियों में बांट के लोगों को विभाजित करके उसका लाभ लिया जाए, लेकिन ऐसा उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो चुका जी। है और अब वो कानून बन चुका है पूरे भारतवर्ष में। विपक्ष द्वारा उस पर संदेह जताया जा रहा है और संदेह ये जताया जा रहा है कि मुस्लिमों को प्रताड़ित करने के लिए कानून बनाया गया है। आपकी क्या राय है इस पर? जब सीए आया था तब भी ऐसा ही एक माहौल बनाया गया था कि मुसलमानों को देश से निकालने का कानून लेके आया जा रहा है। अब वही सेम चीज़ अब वक्फ के साथ की जा रही है। और जैसा कि हर कोई पढ़ा लिखा शख्स, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, अगर उसको ठीक से पढ़ेगा, जानेगा, समझेगा, तो सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी अपने आप ही कि वक्फ आखिर में है क्या। वक्फ क्यों बना था, पहले तो इसको देखें और समझें। अगर वो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए बात की जाए कि बनाया गया था मुसलमानों के हित के लिए, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि वक्फ ने कोई एक ऐसा काम जो गरीब मुसलमानों के हित के लिए किया हो, एक कोई मुझे उदाहरण दे दें कि ये एक यूनिवर्सिटी बना दी, एक मेडिकल कॉलेज बना दिया, या ऐसा कोई भी समाज से जुड़ा जो सार्वजनिक हित का कार्य वक्फ के द्वारा किया गया हो, नहीं किया गया। उसके बावजूद लाखों लाखों एकड़ ज़मीन जबरन कब्जा करके कि हमारे आपके मंदिरों को भी वो क्लेम कर देते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वक्फ पहले आया था या हिंदू सनातन पहले हिंदुस्तान में था? आप अगर 700-800 सालों की हिस्ट्री है इनकी हिंदुस्तान में, हमारे सनातन की तो हज़ारों साल की हिस्ट्री है। तो ज़मीन तो सारी हमारी थी, हमारे पूर्वजों की थी। ये कहाँ से आ गए बीच में? और आ गए तो चलिए ठीक है, अब उसके बाद भी उसमें आए दिन वो क्लेम करते रहते कि ये ज़मीन हमारी है, वो ज़मीन हमारी है। तो ये जो जबरन कब्जा करके ज़मीन पे बैठे हुए थे, सरकार की ज़मीन को भी कब्जा करके बैठे हुए थे, गरीब हिंदुओं की भी ज़मीन कब्जा करके बैठे हुए थे, और गरीब मुसलमानों की भी ज़मीन कब्जा करके बैठे हुए थे। तो ये उसी ज़मीन को फ्री कराने के लिए एक बिल है, और ये जो ज़मीन फ्री होगी वो 100% आम जनमानस के हित के लिए ही काम आएगी, और इसीलिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है सरकार के द्वारा। कुछ क्षत्रिय संगठन इस समय राणा सांगा विवाद पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आगरा चलो की नारे दे रहे थे। इस विवाद पर कुछ लोगों का कहना है कि अनावश्यक है, ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आपके क्या व्यूज़ हैं? नहीं, कोई भी प्रदर्शन आज के टाइम पे लोकतंत्र के दायरे में रह के होना चाहिए, और हमको भी आपत्ति है, और वो मैंने स्ट्रांगली कंडेम भी किया था इस बात को, जो एक ऐसी महान विभूति के बारे में, ऐसे महान पराक्रमी योद्धा के बारे में ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के एक तथाकथित नेता और सांसद के द्वारा किया गया, उसकी मैंने भर्त्सना भी की थी अभी अपने कुछ पुराने कार्यक्रमों में, और आज भी करता हूँ। लेकिन विरोध का एक तरीका होता है, और मेरी सबसे यही अपील है कि उस एक संवैधानिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएं, और जनता सब देख रही है, जनता सब जान रही है, और इसका जवाब जनता देगी समाजवादी पार्टी को और उसके गुर्गों को। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू, इस बातचीत के लिए स्टूडियो में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि फिर कभी दोबारा मौका मिलेगा इसी तरीके से आपसे बातचीत करने का, क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा करने का, लोगों को बताने का कि कटरा बाजार विधानसभा में क्या हो रहा है, हल्दरमऊ ब्लॉक में क्या हो रहा है, और आपका फ्यूचर का, भविष्य का विजन लोगों के बारे में क्या है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।